हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉस्पिटलिटी कैरियर्स। जैसा कि मालूम है, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट हॉस्पिटलिटी आईआईटी आईएसएम धनबाद में, जिसमें कि 12 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इसी के रिगार्डिंग मैंने एक स्पेशल बैच चलाया था जो जिसमें मैंने हॉस्पिटलिटी रिलेटेड जॉब का प्रिपरेशन करवा रहा था, जैसे कि केटरिंग असिस्टेंट, केटरिंग सुपरवाइजर, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, जूनियर असिस्टेंट हॉस्पिटलिटी जो कि आईआईटीज में निकलते हैं, और जूनियर सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटलिटी, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम जो कि होटल मैनेजमेंट रिलेटेड है। तो उसी बैच में से सिलेक्शन हुआ है मिस्टर बीरू मंडल का आईआईटी आईएसएम धनबाद में। तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए कि जो आईआईटी आईएसएम धनबाद में आपका सिलेक्शन हुआ, और आप ये एक और लक्ष्य है कि आप मेरे साथ काम करेंगे। बिल्कुल सर। ये उससे ज्यादा बड़ा लक्ष्य है क्योंकि मैं भी आईआईटी आईएसएम धनबाद में काम करता हूँ। वीरू मंडल जी बहुत दिनों से मेरे से चैनल से जुड़े हुए हैं, और जितना हो सका था कि मैंने इनका हेल्प किया। और आगे जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या इनका मतलब कि सोच था कि कैसे एग्जाम को क्लियर किया जाए, और इन्होंने कर दिखाया। बहुत लोगों का सपना होता है आईआईटी आईआईएम में काम करना, और जो होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट है वो पहले सोचते हैं कि अरे आईआईटी में जॉब भी निकलती है, अरे आईआईएम में जॉब भी निकलती है। उनको बाद में, कितने को तो बाद में मालूम चलता है, अच्छा वहां पे अभी इनका सिलेक्शन हुआ है। कितनों को तो अवेयर ही नहीं रहते हैं। तो ऐसे जगह वीरू मंडल जी काम करेंगे। तो अब जानेंगे वीरू मंडल जी से कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे इन्होंने एग्जाम क्लियर किया, और इनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। तो वीरू मंडल जी, अब सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आप अपने बारे में एक्सपीरियंस को बताइए, हमारे सब्सक्राइबर को बताइए, अपने बारे में कुछ लाइन बताइए। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज वीरू मंडल। बेसिकली आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम आईएचएम पूसा न्यू दिल्ली इन 2012 बैच, एंड ऑलमोस्ट मेरे पास 11 साल का एक्सपीरियंस है। माय लास्ट असाइनमेंट वाज स्टर्लिंग मुंबई एज ए एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, और तब से मैं रिसेंटली नाउ आई हैव जॉइन आईआईटी आईएसएम एज ए जूनियर असिस्टेंट हॉस्पिटलिटी। तो वीरू मंडल जी, आपका एक्सपीरियंस बहुत लंबा रहा है। जाहिर सी बात है कि आपने जो एक्सपीरियंस से सीखा है वो जरूर आप आईआईटी आईएसएम में वो अप्लाई करेंगे, और जरूर फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। डेफिनेटली सर। आईआईटी आईएसएम वाले भी बहुत खुश होंगे आपके सिलेक्शन से कि जो बंदा इतना एक्सपीरियंस है उसको नॉलेज भी काफी होगा। केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी, और वो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे और आईआईटी को और उपलब्धियों पे ले जाएंगे। तो इसके बाद हम आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन, जो होटल मैनेजमेंट रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन है, आप कब से कर रहे हैं? ऑनेस्टली जब से मैं होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया तब से मैं टेक प्रोफेशनली होटल में ही जुड़ा था। जब 2018 में आया कैटरिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी नवोदय की, तब मेरा बैचमेट ने बोला था कि गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब, उसके प्रॉस बताए। और उन्होंने बोला कि मेरा एक कलीग है अनूप कश्यप, उन्होंने मतलब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करवा रहे हैं, और उनका यूट्यूब वीडियो भी है। पर्सनली यू कैन स्पीक टू देम एंड ही विल असिस्ट यू इन अ बेटर वे। उसके बाद मैंने आपसे बात की और मैं कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया। ऑलमोस्ट मैं 12 से पास आउट हुआ 18 यानी 6-7 साल बाद। जब मैं तब तक मैं इंडस्ट्री में एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर लेवल पहुंच चुका था। आगे उसके बाद मैं इस गवर्नमेंट जॉब के लिए ये मूड चेंज किया। तब से मैं लगा हुआ हूँ आपके चैनल के थ्रू, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मतलब उस दोस्त को मैं थैंकफुल कहना चाहूंगा जिन्होंने आपसे मुझे मिलवाया। नहीं तो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए।
थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मुझे भी बहुत अच्छा गुड फील होता है कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ना, ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जुड़ना जो इतने डिटरमाइन प्रिपरेशन करते हैं। और आपको मानना पड़ेगा क्योंकि जो बंदा 10 साल 8 साल इंडस्ट्री में है और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर रहा है तो जरूर कोई बात होगी, क्योंकि लोग तो हिम्मत हार जाते हैं। ज्यादातर अभी का ट्रेंड देखिएगा कि इंडस्ट्री में कोई 1 साल 6 महीने इससे ज्यादा काम नहीं करता है, वो ट्रैक चेंज कर लेता है। वो चाहे बैंकिंग सेक्टर में चला जाता हो या अलग से कैटेगरी में चला जाता हो। बेसिकली तो आपने इतने साल होटल में रहे, उसके बाद फिर मन बनाया गवर्नमेंट जॉब का, फिर तैयारी की और फिर जॉब के साथ साथ तैयारी की और आपने क्लियर किया। बिल्कुल सर, एक्चुअली ऑनेस्टली इंडस्ट्री में काम करने के बाद जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो आईएचएम्स में होटल मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, ऑफ कोर्स यूज होता है, लेकिन वो बेसिक गाइडलाइंस होते हैं। जो हम काम करते हैं वो और टेक्निकल्स थोड़ा सा डेफरमेंट होता है उसमें। उसके बाद जो एग्जाम्स पूछे जाते हैं बैक टू आईएचएम सिलेबस, उसके बाद फिर उस मोड में आना, फिर से पढ़ाई करना अलोंग विद फैमिली फ्रेंड्स, क्योंकि उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, टाइम भी कम मिलता है। शुरुआत में तो बहुत मुश्किल था कि गिव अप कर दूं, लेकिन आपका मोटिवेशन रहा जो गिव अप करने नहीं दिया। जरूर जरूर, क्योंकि जो जो स्टूडेंट जो अभी कॉलेज से निकले रहते हैं उनकी बेसिक स्ट्रांग रहती है, उनके माइंड में पूरी मतलब डायग्राम की तरह बना रहता है। अच्छा विस्की क्या है, ठीक है, विस्की किस मेथड से बना रहता है, वाइन किस मेथड से, फर्मेंटेशन से, तो विस्की डिस्टिलेशन है। बाद में 10 साल बाद आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि विस्की, अच्छा आप ही बोल दोगे विस्की फर्मेंटेशन से 10 साल बना बाद है। सिर्फ टेस्ट याद होता है, कैसे बना है वो याद नहीं होता है। होटलियर तो टेस्ट से वाकिफ ही रहेंगे। बिल्कुल। तो होटलियर को बाद में ये आपको मालूम रहे या ना कि किस चीज से बना है, लेकिन उसका टेस्ट जरूर आपको मालूम रहेगा कि विस्की कैसा टेस्ट करता है और वाइन कैसा टेस्ट करता है। ठीक है ना, वो तो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेटस में हो। 10 साल बाद मैनेजर हो तो आपको विस्की का मतलब मालूम रहेगा टेस्ट, नहीं तो ओल्ड रम का ही टेस्ट मालूम रहेगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि चलिए ये तो बात हुई। अब बातें करते हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट हॉस्पिटलिटी का जो आपने एग्जाम दिया, उसका एग्जाम पैटर्न मतलब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या था? बेसिकली मैं तैयारी कर रहा था पैरेलली नवोदय का, ईएमआरएस का और आईआईटी धनबाद का भी। दोनों का एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज था। ईएमआरएस और नवोदय के लिए मैं साथ के साथ जनरल कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा था, जिसमें बेसिक रीजनिंग थे, मैथ थे, मैथ नहीं थे, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश थे। बट आईआईटी धनबाद का सिलेबस कम्प्लीटली चेंज था उससे। पूरा टेक्निकल बेस्ड था, जिसमें 80 मार्क्स के टेक्निकल्स थे बेस्ड ऑन कम्प्लीटली होटल मैनेजमेंट टेक्निकल्स, और 20 मार्क्स के कंप्यूटर टेस्ट थे और स्किल टेस्ट था। तो जो टेक्निकल टेस्ट थे 80 मार्क्स के, ऑलमोस्ट 1.5 आवर के पेपर थे, जिसमें कोर सब्जेक्ट थे हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, प्रोडक्शन और एफएनबी सर्विस। इस बार जो मेरा ओवरऑल पैरेलली सारे सब्जेक्ट एक जैसा प्रिपरेशन कर रहा था, ऑल्दो मेरा हाउसकीपिंग फ्रंट ऑफिस अच्छा था, बिकॉज मैं रूम्स डिवीजन बैकग्राउंड से हूँ। फिर मुझे तो एफएनबी सर्विस और प्रोडक्शन थोड़ा सा टफ लग रहा था, लेकिन आपके प्रिपरेशन से धीरे धीरे वो इजी होता गया, फिर से बैक टू बेसिक पे जाने पे। और बेसिकली एग्जाम में ऑलमोस्ट इस बार जो आया था प्रोडक्शन से और हाउसकीपिंग से ज़्यादा था। प्रोडक्शन मुझे इजी हो गया था आपकी वजह से, और हाउसकीपिंग मेरा थोड़ा सा शुरू से स्ट्रॉन्ग एक जोन रहा है, कंफर्ट जोन रहा है, और साथ के साथ फ्रंट ऑफिस और एफएनबी सर्विस भी थे। तो एफएनबी सर्विस से एज इंस्टीट्यूशनल लीकर से कुछ भी नहीं आया था। बेसिकली एफएनबी टेक्निकल एफएनबी सर्विस से आया था, कुछ कुजिन्स से, और कोर हाउसकीपिंग था जिसमें केमिकल्स वगैरह सारे थे, और क्लीनिंग एजेंट वगैरह थे जो बुकिश थे, जैसे मिथाइल स्प्रिट क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन थे। और प्योर टेक्निकल से एफएनबी के, जिसमें इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कुजिन्स। बेसिक फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर भी था, और थर्ड ईयर से इंटरनेशनल कुजिन से भी आए थे। ज्यादातर मतलब फूड प्रोडक्शन में इंटरनेशनल कुजिन से मिक्स थे, लेकिन इंटरनेशनल कुजिन से थे वो डीप में थे,
जैसे ओ एनएसटी लेवल के प्रिपरेशन कर रहे थे, उस लेवल के। तो जो एस्पिरेंट्स हैं वो थ्योरी ऑफ कुकरी और इंटरनेशनल कुजीन जरूरत है दोनों बुक स्टडी करने की, थ्योरी केवल थ्योरी ऑफ कुकरी से नहीं होगा। थ्योरी ऑफ कुकरी आई वुड से कि जो आपने सजेस्ट किया था एस परमिंदर सिंह बाली ऑक्सफोर्ड का, प्रोडक्शन और ऑपरेशन, वो दोनों हेल्पफुल था मेरे लिए। और वो तो मतलब टाइम कम मिल पा रहा था पढ़ने के लिए ऑनेस्टली, लेकिन जो आपका एमसीक्यू नोट्स था वो मतलब जो आपने बना कर दिया था वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल तो था। मैंने जो एमसीक्यू डिजाइन किया था वो बेसिकली एग्जाम ही के बेसिस पे था कि कंप्लीटली जो था, जैसे मैं जो आपका जो लास्ट टाइम मैं नवोदय का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये अभी मैं एग्जाम करंट दिया हूँ, उस हिसाब से वो जो एग्जैक्ट नोट्स जो पढ़ना चाहिए, जो जैसे मैं इंडस्ट्री में हूँ, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, आई कैन नॉट गो थ्रू द इन द डीप एवरी लाइंस बुक्स के नहीं पढ़ सकता हूँ, तो उसके लिए वो नोट्स आपका सफिशिएंट और बेस्ट नोट्स था। Thank you so much. Basically, I prepared the question paper for aspirants जो एकदम आपको उस एग्जाम के बेस पे रहे। मैं ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ। बहुत दिन हो गए, मैंने आपको मालूम है कि एनएसटीटी क्लियर किया, केटरिंग असिस्टेंट में रहा, तो और यहाँ पे जूनियर सुपरिटेंडेंट में रहा, तो मैंने और इतना मैंने रिसर्च किया है रिगार्डिंग एवरी एग्जाम, चाहे वो इसरो का हो या एनएसटीटी हो या आईआईटी हो। आईआईटी में केवल देखिए, आईआईटी धनबाद, आईआईटी कानपुर को ले ले, आईआईटी दिल्ली को ले ले, तो तीनों के क्वेश्चन के पैटर्न में बहुत सारा डिफरेंस है। बिल्कुल सर। आप ये नहीं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो आईआईटी धनबाद का, तो ये जरूरी नहीं है कि वही सेम पैटर्न रहे आईआईटी दिल्ली का। बिल्कुल। अभी आईआईटी दिल्ली में भी हुए थे, उसका भी रिजल्ट आउट हो गया है। उसमें भी मेरा शॉर्ट लिस्टेड है सर। हाँ, आप शॉर्ट लिस्टेड थे उसमें, और जो फाइनल है उसमें मोहित का क्लियर हुआ है, और भी है, एक ही सीट था जनरल से, और भी एक सीट था ईडब्ल्यूएस से। तो जो पैटर्न है हर एग्जाम के अलग अलग होते हैं। आप केटरिंग असिस्टेंट का आपको मालूम है क्वेश्चन पैटर्न अलग रहेगा, तो उसी हिसाब से मैं गाइड करता हूँ। तो अब आगे बढ़ेंगे कि आपने बता दिया कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं क्वेश्चन, इसमें फूड प्रोडक्शन, एमएनबी, हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस। इस बार एस्पिरेंट की जानकारी के लिए भी बता दूं, इस बार जो एग्जाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट हॉस्पिटलिटी का, वो जो पिछला जूनियर असिस्टेंट हॉस्पिटलिटी का एग्जाम हुआ था जब मैं जूनियर सुपरिटेंडेंट बना था 2020 में, उसके क्वेश्चन पेपर से चेंज है इस बार। पैटर्न में क्या, पैटर्न में चेंज है, आपको मालूम होगा क्या चेंज है कि उस बार इंग्लिश भी पूछा गया था, जीके भी पूछा गया था, फूड प्रोडक्शन नहीं था उस पेपर में, और इस बार इंग्लिश नहीं पूछा गया, रीजनिंग नहीं पूछा गया, और इस बार क्या ऐड हो गया, फूड प्रोडक्शन, केवल कोर सब्जेक्ट। तो कोई भरोसा नहीं है कि इस बार क्वेश्चन पैटर्न कुछ और है, अगले साल देने जाओगे तो कुछ और हो जाएगा। तो आपको सबको लेकर चलना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, हल्का मैथ भी पढ़ना है, सबका नॉलेज लेकर चलना है, तो एग्जाम में आप, ठीक है ना, आप एग्जाम क्लियर करोगे, नहीं तो जाओगे एग्जाम में ही बेहोश हो जाओगे। आप पढ़ कर गए हो, फूड प्रोडक्शन आ गया फ्रंट ऑफिस, कहां से दे पाओगे? तो आपको तो सभी को लेकर चलना है, तब कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे। बिल्कुल सर। ठीक है, अब आपसे पूछना, जो सेकंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ उसका क्या पैटर्न था, आप बताइए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बेसिकली 20 मिनट्स का था, 20 मार्क्स था। इसमें से 45% लाना कंपलसरी था, क्वालिफाइंग इन नेचर था, क्वालिफाइंग नेचर मेरिट पे था, 45% कंपलसरी था पास करना। बहुत कम टाइम था, उसके लिए प्रैक्टिस पहले से करना पड़ता है, जिसमें 3 क्वेश्चन थे, एक एमएस वर्ड से थे, एक पैराग्राफ राइटिंग था, उसमें से भी बहुत सारा उन्होंने मार्क कर रखा था कि बोल्ड करना है, हाइफन देना है, अंडरलाइन करना है बीच बीच में। और एक एमएस ये एक्सेल से था, जिसमें एक पैराग्राफ था, उसमें फॉर्मूला डालने थे, और एक बेसिक पीपीटी बनाना था। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में कितने, 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, जो 20 मार्क्स के। हाँ, 20 मार्क्स के और 20 मिनट्स के। कितने लोग वहां सेव करना भूल जाते हैं, आप टाइम बहुत कम मिलता है। तो एक बात ध्यान रखें कि कभी भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आप देने जाते हो, तो अगर आपका टाइम लास्ट में अगर टाइम कम बचता है तो सबसे पहले सेव करो, नहीं तो आप सभी कुछ कर दिए हो लेकिन सेव नहीं किए,
तो मार्क्स 0 मिलेंगे, तो जिसका कोई फायदा होगा नहीं। तो सबसे पहले लास्ट में सेव करना ना भूले, पहला चीज। दूसरा चीज की प्रैक्टिस करें। ये इंडस्ट्री में थे तो इनका प्रैक्टिस था कंप्यूटर में, जैसे एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट, तो ये वहां फूड कॉस्ट रिपोर्ट हुआ, और भी बहुत सारा रिपोर्ट हुआ। आप जानते हो अगर होटल में होगे तो ये वहां बनाते थे, तो इसलिए उनका एक्सेल वर्ड इस पे थोड़ा पकड़ था। जो डायरेक्ट अगर पास आउट करते हैं और गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो मैं उन्हें एडवाइस दूंगा कि वो तो एक तो टाइपिंग सीख लें, और टाइपिंग के बाद एडवांस एक्सेल और पावर पॉइंट का उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, अभी से करना चाहिए। क्योंकि आप जहां भी देखो कंप्यूटर प्रोफेसर से जरूर होता है जूनियर असिस्टेंट के लिए, चाहे वो आईआईटी धनबाद हो या आईआईटी कानपुर हो या आईआईटी दिल्ली हो। हाँ, केटरिंग असिस्टेंट में केवल एक ही पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, जो 120 मार्क्स का होता है। वहां पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी नहीं रहता है। जो केटरिंग सुपरवाइजर, अब तो नोमेनक्लेचर चेंज हो गया है, केटरिंग सुपरवाइजर हो गया है, तो केटरिंग सुपरवाइजर चाहे ईएमआरएस में निकले या नवोदय में निकले, वहां केवल 120 मार्क्स के पेपर होते हैं। वहां कोई कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पेपर नहीं होता है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाता है। तो आप बताएंगे कि आपके स्किल टेस्ट में क्या हुआ था? आईआईटी आईएसएम का स्किल टेस्ट कंप्लीटली सब्जेक्टिव था। चारों डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आए थे, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, एफ&बी सर्विस, प्रोडक्शन। एफ&बी सर्विस से आए थे, एक फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू था 5 कोर्स, उस कोर्स पे को ड्रॉ करना था, सेटअप कैसा होना चाहिए और कौन कौन से कटलरी, क्रॉकरी, इवन दो पोजीशन भी लिखना था उसमें। फ्रंट ऑफिस से लगेज हैंडलिंग पूरा प्रोसीजर ऑब्जेक्टिव में लिखा था, उसको सीरियल नंबर वाइज करना था करेक्ट ऑर्डर में। और इसमें प्रोडक्शन में वॉक इन सेटअप पूछा गया था उनके टेम्परेचर के साथ। और ये तो उसमें डायग्राम आपने बनाया था वाकिन में कि केवल टेम्परेचर लिखने थे? टेम्परेचर और इन ऑर्डर टू आइटम लिखना था। इन ऑर्डर टू आइटम, लाइक कि वेजिटेबल कहाँ रहेगा, वेजिटेबल ड्राई आइटम कहाँ रखेंगे, मीट ड्राई, ये रॉ मीट है तो उसको कहाँ पे रखना है, और उसका टेम्परेचर भी लिखना था कि कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। इन ऑर्डर टू लिखना था। अगर टेम्परेचर लिखे तो टेम्परेचर भी लिखना है। हाँ, बेस्ट है अगर टेम्परेचर अगर आपको याद हो। Yes, तो ये प्लस पॉइंट आपके लिए है। और क्या क्वेश्चन आए थे? एक बेड मेकिंग का, बेड का कंप्लीटली सेटअप था, फोटो डायग्राम्स दिए थे उनको, इन ऑर्डर में प्रॉपर लिखकर उसको सेटअप करके लिखना है कि पिल्लो कहाँ पे जाएगा, किस मैट्रेस प्रोटेक्टर किस लेवल पे होगा, और बेडशीट किस पे जाएगा, क्रिंकल शीट किस लाइन पे जाएगा। तो हाउसकीपिंग से, फ्रंट ऑफिस से, फूड प्रोडक्शन से, जितने भी कोर आपके डिपार्टमेंट है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये क्वालिफाइंग इन नेचर था। अगर इसमें आप फेल हो जाते तो आपका फाइनल क्वेश्चन पेपर चेक नहीं होगा। जरूर। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो स्किल टेस्ट था वो क्वालिफाइंग नेचर था। मतलब कि क्वालिफाइंग इट मीन्स कि ये इस पेपर में आपको कितने 50% ना, आई थिंक 50% लाना होगा, तभी आपका पेपर चेक होगा। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव वाला पेपर और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वो उस वक्त चेक होगा जब आप एक स्किल टेस्ट में क्लियर होगे। बिल्कुल सर, आई एम राइट। उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे मेरिट में, लेकिन वो क्वालिफाई करना कंपलसरी है, तभी आपका फाइनल मेरिट में चेक। जरूर, स्किल टेस्ट का जो मार्क्स है वो मेरिट में ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसमें पास नहीं हो गए, 50% नहीं आएगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर वाला मार्क्स और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वो चेक ही नहीं होगा। पेपर सबसे पहले पेपर चेक होता है स्किल टेस्ट का कि आप 50% लाए हो कि नहीं, उसके बाद वो चेक होगा। दूसरी कंफ्यूजन कितने बच्चों को ये होती है कि स्किल टेस्ट में केवल जब कितने बच्चे यहाँ भी आए थे कि अरे स्किल टेस्ट में क्या होगा, कंफ्यूज थे कि स्किल टेस्ट कितने तो कोट टाई, जो हम होटल मैनेजमेंट में थे कि प्रैक्टिकल जो होता था जाते थे कि फ्रेंच क्लासिकल मेनू, अच्छा ये फोर्क किधर रखेंगे, अच्छा नाइफ राइट रहता है कि लेफ्ट, अरे ग्लास राइट हैंड में रहता है कि लेफ्ट हैंड, यही दिमाग सोचते रहते हैं, हम ये भूल ही जाते हैं। तो दिमाग में ये रहता है कि प्रैक्टिकल में क्या पूछेगा, मेन्यू दे देगा, अरेंज करना होगा कि बेड दे देगा, बेड मेकिंग करना होगा, तो ये कंफ्यूजन रहता है। तो इसलिए कितने स्टूडेंट कोट टाई सब लगाकर आए थे, शेविंग वेल सेव्ड की प्रैक्टिकल पूछेगा। लेकिन
जहां भी पहले अगर मालूम कर लो, अगर एग्जाम हुआ है पहले तो कि अगर वहां लिखा है स्किल टेस्ट, तो कितने जगह स्किल टेस्ट में पेपर दे दिए जाते हैं, उसमें सॉल्व सब्जेक्टिव हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि किसी के पास इतना रिसोर्स नहीं है। अगर देखो कैंडिडेट कम है, मान लो 4-5 कैंडिडेट हैं, तो सभी के पास उतना रिसोर्स है, गेस्ट रूम है कि उतने का बेड मेकिंग का प्रैक्टिकल करा सकते हैं, फ्रेंच मेन्यू का प्रैक्टिकल करा सकते हैं। लेकिन अगर कैंडिडेट की संख्या होगी 40-50, तो ये पॉसिबल नहीं है, इतने रिसोर्स नहीं है कि करवाए जाए। ठीक है ना? आईएचएम करवा सकता है, जैसे कि एनएसटीटी में करवाता है, क्योंकि आईएचएम बेसिकली वही कोर्स के लिए वही पढ़ाता है, वहां फैकल्टी है, वो करवा सकता है, उसके पास रिसोर्स हैं उतने, कटलरी, क्रॉकरी, उसका रेस्टोरेंट होता है ना, रेस्टोरेंट, ये सभी कुछ है। लेकिन आईआईटी में कहा इतना रिसोर्स, तो बेसिकली ये सब्जेक्टिव लेते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब बढ़ेंगे कि स्किल टेस्ट में आपने बता दिया कि क्या क्या पूछा गया था। अब बताइए जो अहम सवाल है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या था। ये तो होटल में बता रहे हैं 10 साल 11 साल का एक्सपीरियंस है, तो भाई साहब आप उतना वहां पे काम करते थे कि पढ़ाई करते थे? क्या करते थे आप? देखिए क्या कि कोई जड़ी बूटी खाई थी एग्जाम के निकालने के लिए? देखिए मतलब ऑनेस्टली बहुत टफ था मेरे लिए क्लियर करना एग्जाम। रीजन मीन कि मैं ऑलमोस्ट स्टडी से दूर हो चुका था। ठीक है, जैसे उसके बाद जब मैं फिर से प्रिपरेशन किया, इनिशियली थोड़ा पढ़ना भी मुश्किल था मेरे लिए उस लेवल पे पहुंचने के बाद फिर से बैक टू स्टडी। लेकिन आपका जो यूट्यूब चैनल था, वीडियोस आते थे, कभी कभी मैं मिस कर जाता था, रिकॉर्डेड देखता था, लेकिन कभी मतलब ऐसा कोई वीडियो नहीं जो मैं स्किप किया हो, और नोट्स जो मैं गो थ्रू ना किया हूँ, वही मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प आउट किया प्रिपरेशन के लिए। और कम से कम मैं डेली 2 घंटा तो समय निकालना ही पड़ता था, चाहे जैसे भी हो। और मेरा वीक ऑफ उसके बाद तो कम ही, मेरा मतलब वीक ऑफ मोस्टली प्रिपरेशन में ही जाता था। जाहिर सी बात है, इन्होंने दो चीजें बोली कि कंटिन्यूअस स्टडी। पहली चीज कि कंटिन्यूअस स्टडी होगी तभी कोई एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि इट्स नॉट अ कप ऑफ टी टू क्रैक और टू क्लियर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। समझ में आया? आज आपको कंटिन्यूअस स्टडी करना हो, चाहे 1 आवर या 2 आवर कंटिन्यूअस स्टडी करो। और सबसे जरूरी चीज कि रिवीजन फॉरमोस्ट है कि रिवीजन। इन्होंने भी हमेशा बोला कि कोई वीडियो मैंने स्किप नहीं किया, जितने भी मेरे वीडियो थे इन्होंने बार बार देखा कि इनके दिमाग में बैठ जाए, अगर वो क्वेश्चन आए तो ये टिक मार्क करें। ठीक है, तो क्या आपको जो मेरे क्वेश्चन मैंने करवाए थे, एमसीक्यू करवाए थे, तो क्या एग्जाम में उससे कोई हेल्प मिला आपको? मुझे मोस्टली जो हेल्प मिला वो आपके नोट्स और वीडियो, जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे, ज़्यादातर मैं उसी को, जैसे मैं होटल में उसको पीडीएफ पे बना के जब भी टाइम मिलता था उसको मैं पीडीएफ को देखा करता था। और एक मेरा एयरबड्स था, उसी एयरबड से वीडियो, घर जाने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था फैमिली में रह के पढ़ाई जरूर। करना, तो मैं कोशिश करता था कि थोड़ा सा टाइम निकाल लूँ, बच्ची सो जाए, मेरी डॉटर है 7 इयर्स की, उसके सो जाने के बाद मैं थोड़ा सा पढ़ाई करता था। और होटल में ही 10-12 घंटे से 1 घंटे टाइम निकाल के वो आपका वीडियो वगैरह पार्ट्स में होटल में ही कंप्लीट कर लेता था। और कंटिन्यूअसली करना पड़ता था, कई बार एक बार वीडियो देख के फिर 1 हफ्ते बाद फिर भी मैं भूल जाता था, फिर से उस वीडियो को देखना होता था, कंटिन्यूअसली लगा रहना पड़ता था। क्योंकि मतलब होटल में ऐसा वर्क है कि बार-बार आपको मेंटली, फिजिकली दोनों बिज़ी रहते हैं, तो थोड़ा भूल जाते हैं। तो उसमें तो मुझे और थोड़ा-सा ज़्यादा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ रही थी इनिशियली। और इस चैनल के माध्यम से जो हॉस्पिटैलिटी कैरियर्स है, इसके माध्यम से कुछ आप एस्पिरेंट्स को बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके मतलब एफर्ट और मोटिवेशन की वजह से मैं यहाँ पे आ पाया हूँ, नहीं तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था ऑनेस्टली। उसके बाद आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक दिन की पढ़ाई नहीं है, आपको कंटिन्यूअसली टाइम देना ही पड़ेगा थोड़ा-थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि आप जॉब छोड़ दो, जॉब करते हुए भी कर सकते हो, लेकिन डेली कंटिन्यूअसली आपको रिवीजन की ज़रूरत है, थोड़ा-थोड़ा सा आउटपुट की ज़रूरत, डेली कुछ ना कुछ आपको नया पढ़ना पड़ेगा, और उस पढ़े हुए को फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। और एक पर नहीं, 2, अपने हिसाब से जितना ज़रूरत हो उतना एज़ मच एज़ रिवीजन कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली लगा रहिए और अनूप सर के कांटेक्ट में रहिए। टोटल आउट ऑफ 12 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हम लोग हॉस्पिटैलिटी करियर से जुड़े हुए थे, उनका सिलेक्शन हुआ है। एंड समवेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप वी वर, मतलब हम लोग एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। वीडियो कॉल्स पे कभी कभी बात होती थी। आज के वो सारे कलीग्स साथ में यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं ITISM में। इट इज रियली अ प्रिविलेज एंड थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। इतने अच्छे शब्द आपने मेरे लिए बोले और हमारे चैनल के लिए बोले। हमारा मोटिव यही रहता है कि जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब को के लिए, उनको मैं सही डायरेक्शन दिखाऊं और सही रास्ता दिखाकर कि वो एग्जाम क्लियर कर पाएं। तो जाहिर सी बात है 3-4 चीजों का ख्याल रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहें। जैसे कि मान लीजिए इनका लास्ट अटेम्प्ट, इसके बाद इनका एज नहीं था एज खत्म था, इसके बाद ये एग्जाम नहीं दे पाते, लेकिन अंतिम दम तक इन्होंने हिम्मत नहीं माना। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अंतिम क्षण तक हार नहीं माने। समझ में आ रहा है ना? अंतिम क्षण तक इन्होंने हार नहीं माना, पॉजिटिव माइंडेड थे। कितने लोग बोलेंगे अरे यार तुम जॉब कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर हो, तो कैसे प्रिपेयर कर लोगे, अरे फैमिली है कैसे करोगे। नहीं, मैं करता रहूंगा, अंतिम क्षण तक करता रहूंगा, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हार नहीं मानूंगा, बस ठान कर रखूंगा। ठीक है ना? अटल बिहारी वाजपेयी का आपने पंक्ति तो पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो उसी तरह आप मोटिवेटेड रहिए और पढ़ते रहिए। और सबसे जरूरी चीज कि जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ये मालूम कीजिए कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि बहुत वेरिएशन है। मैंने बताया है कि होटल मैनेजमेंट के जितने एग्जामिनेशन, केटरिंग सुपरवाइजर लो, NSTT लो, जूनियर सुपरिटेंडेंट लो या जूनियर असिस्टेंट लो, there are a lots of variation in exam pattern, in question paper pattern. So first you have to analyze the pattern of the examination, then you have to study hard, and lastly you have to clear the examination. समझ में आ गया ना? तो इसी के साथ ठीक है ना, थैंक यू सो मच वीरू मंडल जी, जो आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म पे आए और हमारे एक्सपीरियंस को बताया कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी और कैसे एग्जाम क्लियर करेंगे। इसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू सर। ठीक है।